कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत ज्यादा नमस्कार आपको। देखो, पाचन तंत्र की अपने पहले एक क्लास एमसीक्यू की कर चुके हैं। पाचन तंत्र का अपना टॉपिक भी पूरा कंप्लीट हो गया है। आज पाचन तंत्र की दूसरी एमसीक्यू क्लास लेके आए हैं। कुछ एक क्वेश्चन इसके अंदर है, कुछ एक उसके अंदर है। तो इस प्रकार से आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र। जनरल साइंस का ये तीसरा टॉपिक अपना आज कंप्लीट हो जाएगा। देखो ध्यान से, आज अपने पास क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि विटामिन डी क्या कहलाता है। साइंटिफिक नाम पूछा है भैया, विटामिन डी क्या कहलाता है। विटामिन डी का साइंटिफिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है, याद रखना, ठीक है। कैल्सीफेरॉल, ये अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा अपने पास है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहा जाता है? तो याद रखना कि विटामिन जो ई होता है उसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। रेटिनॉल, रेटिनॉल किसे कहा जाता है? विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। फोलिक एसिड किसे कहा जाता है? विटामिन बी 12। आगे बात सुनने, फोलिक एसिड याद रखना अपने आरबीसी के निर्माण के लिए, आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है ना। आरबीसी के निर्माण के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। ये अपना जो है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। आगे देखो, इसके बाद में अपने पास दूसरा क्वेश्चन है कि लसिका वाहिनियां किसमें भाग लेती है? लसिका वाहिनियां किसमें भाग लेती है? दुग्ध प्रोटीन के पाचन में। दुग्ध प्रोटीन के पाचन में कोई लसिका वाहिनी नहीं होती है, याद रखना। दुग्ध प्रोटीन के पाचन में एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है? रेनिन। और ये रेनिन कहां पर बनता है? अपने अमाशय में बनता है। और अमाशय में दूध प्रोटीन, जिसका नाम क्या होता है? दूध प्रोटीन होती है केसिन। और उस केसिन प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। जो एक प्रकार का दही होता है। तो ये अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत। आगे देखो, वसा के अवशोषण में और वसा के पाचन में। वसा के पाचन में कोई भूमिका नहीं होती है। एक तो वसा का इमल्सीकरण, 2 प्रक्रिया होती है। वसा का इमल्सीकरण, ठीक है, वसा का इमल्सीकरण। और ये वसा का इमल्सीकरण करता कौन है? याद रखना, ये कौन करता है? पितरस करता है, जो अपने लीवर में बनता है। और दूसरा यहाँ पर दिया वसा का पाचन। तो वसा का पाचन एक एंजाइम करता है जिसका नाम क्या होता है? लाइपेज, ठीक है ना। क्या नाम होता है? लाइपेज नाम होता है, ठीक है। ये दोनों, अब इनमें से कोई नहीं, ये भी कट गया। तो लसिका वाहिनियों का काम क्या है? वसा का क्या करना? अवशोषण। और ये वसा का अवशोषण आपकी कौन सी आंत के अंदर होता है? ये भी याद रखना, कौन सी आंत के अंदर है? छोटी आंत के अंदर होता है। इतनी बात आपको समझ आ गई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो गया। आगे देखो, इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है नेक्स्ट कि आगे देखो क्वेश्चन है कि रिकेट्स किस श्रेणी का रोग है? रिकेट्स है वो किस श्रेणी का रोग होता है? रिकेट्स का मतलब होता है हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, ठीक है ना। या तो हड्डियों का पतला रह जाना या हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। ये किसी की कमी से हो सकता है, जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट हो गया। जितने भी ये पाचन तंत्र से रिलेटेड जितने भी डिजीज है ना, लगभग ये संक्रामक नहीं होती है, 1-2 को छोड़कर। आगे बात सुनने, पाचन तंत्र से जितनी भी रिलेटेड जितनी भी डिजीज होती है ना, ये सारी की सारी किसी न किसी चीज की कमी के कारण होती है। जैसे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, वसा की कमी हो गई, जैसे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो गई, किसी विटामिन की कमी हो जाती है, आयंस की कमी हो जाती है, खनिज लवणों की कमी हो जाती है। आगे बात सुनने, ठीक है ना। तो देखो, संक्रामक रोग जितने भी ना श्वसन तंत्र के अंदर आते हैं, लगभग याद रखना भैया, लगभग श्वसन तंत्र से रिलेटेड जितने भी रोग है ना, वो लगभग सारे के सारे संक्रामक ही होते हैं। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो ये कट गया अपना। आगे बात सुनने, अलपता बिल्कुल अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अलपता के अंदर, अलपता का मतलब किसी भी चीज की कमी, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट या वसा, प्रोटीन, आगे भाषण में किसी खनिज लवण या आयन। अब इसके बाद में प्रसारणीय नहीं होता है वसानुगत, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाना या संचरित होना नहीं होता है, ये अनुवांशिकी के अंदर आता है। आगे भाषण में तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अलगता हो जाएगा। आगे देखो, इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? रिकेट्स का मतलब मैंने आपको बताया था, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, ठीक है ना। और हड्डियों के निर्माण के लिए कौन से विटामिन की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है? विटामिन डी, जिसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल का नाम से देख कर आपको समझ आ रहा है कौन से आयनों के अवशोषण में सहायक होता है? विटामिन डी जो है ना, वो कैल्शियम आयनों के अवशोषण में सहायक होता है। एक हड्डियों के निर्माण के लिए कौन से तत्वों की ज्यादा आवश्यकता होती है? एक तो कैल्शियम और दूसरा कौन सा? फॉस्फेट। इतनी बात समझ आ गई। इससे अपनी हड्डियां बनती है। इसकी अगर शरीर के अंदर कमी हो जाए तो शरीर के अंदर रोग कौन सा हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। आगे बात समझे। आगे देखो, इसके बाद में अगर ऐसा याद रखना चाहो तो विटामिन डी बेरी, ठीक है ना। और विटामिन ए का कौन सा? रतौंदी, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद में
अब इसके बाद में अपने पास रोग है कौन सा, सी का शक्कर भी हो जाएगा भैया, ठीक है, सी का शक्कर भी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो इसके बाद में पीलिया किसका एक विकार है, पीलिया है त्वचा व उत्सव, त्वचा व उत्सव। इसके बाद में पाचन तंत्र का, प्रीसंचरण तंत्र का उत्सव, त्वचा नहीं है भैया, ये उत्सव नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना, त्वचा का नहीं है, ठीक है। हाँ त्वचा के अंदर जवा जरूर होता है, लेकिन अकेली त्वचा के अंदर नहीं होता है पीलिया, पीलिया के अंदर दो वर्णक बनती है, याद रखना, पीलिया के अंदर दो वर्णक बनती है, ये वर्णक अपने बनते कहां पर है, लीवर के अंदर, लीवर के अंदर कब, जब आरबीसी टूटती है, आरबीसी टूटती है, और आरबीसी टूटती है तो कितने वर्णक, दो, पहले का नाम है बिली रूबिन और दूसरे का नाम है बिली वर्डिन, और बिली रूबिन और बिली वर्डिन का जो नाम होता है ना वो क्या होता है, ये दोनों के दोनों किससे बनते हैं, आरबीसी से बनते हैं। आगे बात समझे, और आरबीसी टूटती क्यों, पितरस बनाने के लिए, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो इनका जमाव होने लग जाता है त्वचा के ऊपर, इसके बाद में नाखूनों में, इसके बाद में आंखों में, इनके अंदर जमाव होने के कारण त्वचा है वो पीले कलर की दिखाई देती है, नाखून पीले कलर के दिखाई देते हैं, आंखों का रंग पीला हो जाता है अंदर से। इसके बाद में देखो कौन से तंत्र से संबंधित है, तो कौन से तंत्र से संबंधित है, पाचन तंत्र से, ठीक है। परिसंचरण तंत्र गलत हो गया और उत्सर्जन तंत्र भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। तो पीलिया किससे, जॉन्डिस कहा जाता है इसे इंग्लिश में, ठीक है ना, किससे संबंधित है, इस पाचन तंत्र से, ठीक है। आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है कि पाचन की प्रक्रिया होती है, पाचन की प्रक्रिया यांत्रिक भी होती है, यांत्रिक होती है, देखो ध्यान से, यांत्रिक इसलिए होती है क्योंकि अपनी मुख गुहा में दांतों के द्वारा चबाया जाएगा, जीभ के द्वारा घुमाया जाएगा, लार के साथ मिलाया जाएगा, इसोफेगस में कर्माकुंचन गति होगी, अमाशय में सुकुचन और स्खलन होगा जिससे भोजन और द्रवावस्था में आ जाएगा, आंत के अंदर कर्माकुंचन गति होती है जिससे भोजन और ज्यादा द्रवावस्था में आ जाता है। तो ये सारी की सारी विधियां कौन सी है, यांत्रिक या भौतिक। आगे वर्षन में इनके अंदर जो रसायन बनते हैं, जैसे लारिय, जैसे लारस मुख हुआ के अंदर, टाइलिन जिसके अंदर टाइलिन एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, अमाशय के अंदर पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करता है, पितरस वसा का इमल्सीकरण करता है या पाइशीकरण करता है, मतलब वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में बदलता है। आंत के अंदर भोजन का पूर्ण पाचन लाइपेज वसा का, पेप्सिन प्रोटीन का, और टाइलिन या एमाइलेज किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो ये विधि कौन सी है, रासायनिक विधि। आगे वर्षन में तो यांत्रिक विधि से भी होता है, रासायनिक विधि से होता है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा। कोई भी विधि विधि अपने शरीर के काम में नहीं आती है, इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में क्वेश्चन है अपने पास है कि विटामिन जो आरबीसी की परिपक्वता को प्रेरित करता है, कौन सा विटामिन होता है, विटामिन बी12। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था फोलिक एसिड जिसको कहा जाता है, और ये आरबीसी के निर्माण के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में है कि कौन सा एक गलत युग्म है, ये भी याद रखना आप थोड़ा सा विटामिन बी12 के बारे में, कि विटामिन बी12 का स्रोत वैसे कोई पाया नहीं जाता है। एक शैवाल होता है, एल्गी होता है जिसका नाम होता है स्पाइरुलिना, जिसके अंदर विटामिन बी12 का स्रोत है वो बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है। आगे बात सुनने, आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में क्वेश्चन है कि कौन सा एक गलत युग्म है, सकरवी विटामिन सी से, बिल्कुल एकदम क्या है, सही है। रिकेट्स अपने पीछे पढ़ते ही आ रहे हैं, कौन सा विटामिन है, डी से। रतौंधी विटामिन ए से। बेरी बेरी विटामिन के से नहीं होता है, किससे होता है, तो ये चौथा जो है ना वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। बेरी बेरी किससे होता है, विटामिन बी से होता है, याद रखना विटामिन बी से होता है। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जंतुओं के शरीर में जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। याद रखना अपनी जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, और उसको कहा जाता है ई कोलाई। ई कोलाई का पूरा नाम क्या होता है, एस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है। एस्चेरिशिया कोलाई के अंदर ये भी याद रखना श्वसन कौन सा, अनोक्सी श्वसन होता है, अपनी बड़ी आंत के अंदर पाया जाता है। और इस बड़ी आंत के अंदर जो जीवाणु पाया जाता है ना, एस्चेरिशिया कोलाई, उसके द्वारा कौन से विटामिन का अवशोषण किया जाता है, संश्लेषित किया जाता है, विटामिन ई का अवशोषित किया जाता है। इतनी बात आपको समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में विटामिन ई को भैया सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखना, ठीक है। आगे देखो पेप्सिन निम्न में से किससे स्त्रावित होता है, पेप्सिन किससे स्त्रावित होता है। पेप्सिन जो है ना वो अग्नाशय से भी बनता है, ठीक है। इसके बाद में अमाशय से भी बनता है, लार ग्रंथि में नहीं बनता है, यकृत में भी नहीं बनता है। तो पेप्सिन पहले सबसे पहले किसमें बनता है, पेप्सिन अमाशय में बनता है। और पेप्सिन है ना वो याद रखना पी फॉर पेप्सिन और पी फॉर प्रोटीन। तो पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में क्वेश्चन है अपने पास कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। याद रखना शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, ठीक है। और लीवर का वजन कितना, 1.2 से कितना 1.5 किलोग्राम। ऐसी ग्रंथि जिसके अंदर क्या होता है, पित्ताशय। ऐसी ग्रंथि जिसके अंदर सर्वाधिक किसकी क्षमता,
पुनरुद्भवन की, मतलब शरीर अगर लीवर कट जाए तो पूरा का पूरा लीवर दोबारा बन सकता है। इसके बाद में ऐसी ग्रंथि जिससे कौन सा रोग होता है, पीलिया। ऐसी ग्रंथि जिसके अंदर क्या बनती है, यूरिया। आगे बात समझे। और ऐसी ग्रंथि जिसके अंदर कुछ मात्रा में क्या टूटती है, आरबीसी। आगे बात समझे। इसके बाद में ऐसी ग्रंथि जो किससे जुड़ी होती है, छोटी आंत से। ऐसी ग्रंथि जो किसका अवशोषण करती है, विटामिन का। याद रखना, इतनी बात समझ आ गई। और ऐसी ग्रंथि जो भोजन का क्या करती है, भोजन का करती है संचय, मतलब ग्लाइकोजन को किसमें बदलती है, वो ग्लूकोज को किसमें बदलती है, ग्लाइकोजन में। आगे बात समझ, ये विशेषता होती है लीवर की, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, वजन 1.2 से 1.5 किलोग्राम। रोग पीलिया, क्या होता है, पित्ताशय, जिसके अंदर क्या भरा जाता है, पितरस वसा का इनोक्सीकरण करता है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता, एक बार कट गया हाथों हाथ दोबारा। आगे बात समझे, हाथों हाथ नहीं, लेकिन रिकवरी में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। इसके बाद में यूरिया इसी के अंदर बनती है, मतलब उत्सर्जित पदार्थ इसी से बाहर निकलते हैं। आरबीसी इसके अंदर टूटती है। इसके बाद में छोटी आंत के साथ में जुड़ा हुआ भाग पाया जाता है। विटामिनों का संचय होता है, ठीक है। वसा में जो घुलनशील विटामिन है उसका, ए, डी, ई और के। इसके बाद में भोजन का संचय, मतलब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको किसमें बदलना, ग्लाइकोजन में बदलना। ये सारा काम लीवर के द्वारा किया जाता है। याद रखना, शरीर का सबसे बड़ा उत्तक, ठीक है ना, शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग, और ये बड़ा होता है शरीर के सबसे बड़े उत्तक से, जिसको उपला उत्तक कहा जाता है। इसके बाद याद रखना, शरीर की कौन सी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, जो हार्मोन भी निकालती है और एंजाइम भी निकालती है, ठीक है ना। हार्मोन भी निकालती है और दूसरा क्या निकालती है, एंजाइम। यही वो ग्रंथि है जिससे शुगर होती है। और इसके बाद में छोटी आंत, मतलब पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग। आगे बात समझिए, याद रखना, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग, ठीक है, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे देखो, इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि विअमोनीकरण क्या होता है। विअमोनीकरण का मतलब होता है शरीर के अंदर सबसे हानिकारक विषैला पदार्थ बनता है अपने बॉडी के अंदर, अमोनिया। आगे बात में अमोनिया, इसके बाद में यूरिक अम्ल। ये अमोनिया और यूरिक अम्ल ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी से ब्लड में डाल दिए जाते हैं, और ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी में कहां पर चले जाते हैं, लीवर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और लीवर के अंदर ये किसके अंदर बदल जाते हैं, विअमोनीकरण में ये किस में बदल जाते हैं, यूरिया के अंदर बदल जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन याद रखना कि मनुष्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों पर कैसा होता है, यूरियोटेलिक होता है। मतलब अपने शरीर से क्या बाहर निकलता है, यूरिया बाहर निकालता है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद में ये जो यूरिया लीवर के अंदर बनी ब्लड से कहां पर चली जाएगी, किडनी में। और किडनी में नेफ्रॉन के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, फिल्टर कर दिया जाता है, छान दिया जाता है। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो, इसके बाद में आगे अपने पास क्वेश्चन है कि जठरस की पीएच कितनी होती है। जठरस के अंदर सीधी सी बात है, जठरस सबसे पहले बनता कहां पर, आपके अमाशय के अंदर बनता है। अमाशय के अंदर मैंने आपको बताया था कौन सा एसिड बनता है, HCl एसिड। पीएच कितनी भैया, 1.2 से कितनी, 2। आगे क्या बात समझ, मतलब हाईली एसिडिक होती है। यहाँ पर अपने पास ऑप्शन दिया कौन सा, 2। तो जठरस की पीएच कितनी होती है, 2 होती है। जठरस के अंदर एक एंजाइम होता है कौन सा, पेप्सिन। किसका पाचन, प्रोटीन का। आगे देखो, इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से विटामिन वसा में विलय है। याद रखना, देखो ध्यान से, ये विटामिन नाम दिया है। सबसे पहले आपसे कोई ये पूछ ले कि विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी, सी फंक ने की थी, ठीक है ना, सी फंक ने। और विटामिन को नाम भी किसने दिया था, सी फंक ने नाम दिया था। अब देखो, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। यहां पर कौन से विटामिन दिए हैं, वसा में विलय। देखो नाम लिख लीजिए, A, D, E और K। इसके बाद में B और C, ठीक है ना। एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, अगर याद रख सकते हो तो। B और C को मैंने बनाया भैंस। आगे बात समझे, भैंस गई पानी में अब खड़े अडीक। आगे बात समझे, देखो ध्यान से, दोबारा देखिए, भैंस गई पानी में अब खड़े अडीक। भैंस का मतलब B और C, और पानी में गई B और C किसमें विलय हो गए, ये बताओ। भैंस गई पानी में, ठीक है ना, तो B और C किसमें विलय हो गए, पानी में। अब खड़े अडीक, अडीक किसमें विलय हो जाएंगे, वसा में। इतनी बात समझ आ गई। दोबारा देखिए, भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी मतलब B और C किसमें विलय हो गए, पानी में। भैंस गई पानी में, और अब खड़े अडीक, तो ये अडीक किसके अंदर आ गया, वसा में। अब देखो, वसा में विलय विटामिन कौन कौन से है, देख लीजिए। A, D, E और K किसके अंदर है, A, D, E और K। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा अपने पास। इतनी बात समझ आ गई। और B और C किसमें विलय है,
पानी के अंदर। आगे देखो इसके बाद में, अब इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा एक जल में विलीय विटामिन होता है। तो जल में विलीय विटामिन मैंने आपको कितने बताए, पीछे वाले क्वेश्चन में 2 बताए, बी और सी। तो यहां पर अपने पास ऑप्शन कौन सा दिया है, बी। बी ऑप्शन है वो जल में विलीय विटामिन का हो जाएगा। आगे देखो इसके बाद में, इसके बाद में आगे क्वेश्चन है कि शलाका कोशिकाओं में उपस्थित होता है तथा रात्रि में देखने के लिए उपयोगी होता है। शलाका कोशिकाओं के अंदर क्या उपस्थित होता है, देखो ध्यान से। शलाका कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है अपना रोडोप्सिन, ठीक है ना। शलाका कोशिकाओं के अंदर क्या उपस्थित होता है, रोडोप्सिन वर्णक होता है। और रोडोप्सिन वर्णक है ना वो रात्रि के लिए देखने के लिए अपने क्या होता है, सहायक होता है। इतना याद रखना, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। इसके बाद में एक तो होती है आंखों के अंदर, एक तो होगी शलाका कोशिकाएं, दूसरी होती है शंकु कोशिकाएं, ये तो देखने के लिए सहायक होता है। और इसके बाद में जो शंकु कोशिकाएं ना, शंकु कोशिकाएं जो होती है ना वो रंगों का ज्ञान कराती है अपने। आगे बात समझे, रंगों का ज्ञान कराती है, मतलब रंगों को देखने के लिए अपने क्या बनाती है, उपयोगी बनाती है। आगे देखो, किस स्थिति में भोजन ठीक रूप से पच नहीं पाता है जिससे पेट भरा होने का एहसास होता है। तो किस स्थिति में होता है, अपच की स्थिति में होता है। आगे बात समझे, अपच की स्थिति में भोजन भरा हुआ दिखाई नहीं देता है। अपच की स्थिति में भोजन का पाचन नहीं हो पाता है जिसके कारण पेट भरा हुआ महसूस होता है। और इसके बाद में आगे देखो, इसके बाद में अपने कौन सा दिया है, पीलिया। पीलिया लीवर के कारण होता है, वर्णकों का जमा होने लग जाता है। उल्टी की क्रिया अमाशय के द्वारा होती है। आगे बात समझे, उल्टी की क्रिया किसके द्वारा होती है, अमाशय में। कैसे, सुन लीजिए, बस सीधा सुन लीजिए कि अमाशय, जब आप सड़ा गला भोजन कर लेते हो ना तो अमाशय पूरा का पूरा भर जाता है। अमाशय जब पूरा का पूरा भर जाता है ना तो इसके बाद में अमाशय में अच्छी तरीके से पाचन नहीं होता है, तो सड़े गले विषाक्त भोजन को अमाशय नीचे नहीं जाने देता है। नीचे नहीं जाने देता है तो उल्टी का केंद्र पाया जाता है। ये बात याद रखना, उल्टी का केंद्र, ये पूछ लिया जाता है कई बार कंपटीशन एग्जाम में। उल्टी का केंद्र होता है मेडुला ओब्लांगेटा में, ठीक है ना, मेडुला ओब्लांगेटा में। और मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर उल्टी का केंद्र जो होता है ना, जिसके कारण ये क्रिया नियंत्रित हो जाती है। तो मेडुला ओब्लांगेटा आपको बताइए अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और उल्टी एक प्रकार की कैसी क्रिया है, अनिच्छिक क्रिया है। और अनिच्छिक क्रिया होने के कारण, अनिच्छिक क्रिया होने के कारण इसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं पाया जाता है। तो उल्टी को कुछ हद तक तो अपने कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में उल्टी है वो कंट्रोल नहीं होती है। आगे देखो, पीलिया में प्रभावित होता है पित्त वर्णक जमा होने के कारण त्वचा में आंखें पीली हो जाती है। किसके कारण होता है, जो लीवर होता है ना वो क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसी के कारण, इसी के अंदर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णकों की मात्रा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इतनी बात आपको समझ आ गई, ठीक है। पाचन तंत्र के एमसीक्यू की दूसरी क्लास अपने कंप्लीट हो गई है। बॉडी के 3 सिस्टम कंप्लीट करा दिए भैया, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और पाचन तंत्र। आशा करते हैं कि तीनों क्लास से, जितनी भी आज तक क्लासें हैं वो आपने अच्छी तरीके से लगाई होगी। और पाचन तंत्र की दोनों एमसीक्यू क्लासें भी अच्छी तरीके से लगा लीजिए। और किताब से करनी है स्टडी तो किताब से कर लीजिए, वरना हमारे वाले नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए। धन्यवाद।